खून में सिंदूर और हवालात में बुद्धिजीवी। हमारे प्रधानमंत्री फ्रेज बनाने में बहुत माहिर, तरह तरह के फ्रेज बनाते हैं, जैसे नॉन बायोलॉजिकल मैन। वैसे हुजूर, सिंदूर बहुत खतरनाक चीज है। वो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है PB304, और ये सल्फर और पारस से मिलता है, बनाया जाता है। अगर वो किसी भी तरल पदार्थ में वो घुल मिल नहीं सकता है, तो समझिए कि अगर खून में सिंदूर गया तो बहुत ही सख्त सीरियस इलाज की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल, अली खान मोहम्मदाबाद का मामला आपने सुना ही है, कई वीडियोस हमने डाले हैं अम्बेडकर नामा पर। और विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया था। एक जाबाज जो सेना के अधिकारी थे, संयोग से मुस्लिम थी, उनके बारे में जो टिप्पणी थी आपने सुना ही होगा, आतंकवादी की बहन तक बता दिया था। और वो मामला हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के बाद FIR दर्ज हुआ। पहला FIR ऐसा लुंज-पुंज था कि कहीं भी खुश हो जाता। हाई कोर्ट ने सीरियस नोट लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यह हुआ कि गिरफ्तारी नहीं होगी, SIT बना दिया गया। अली खान अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, और मैं उन्हें जानता। उन्होंने जो पोस्ट लिखा था मैंने पढ़ा, अब सोशल मीडिया पे सब लोगों ने पढ़ ही लिया। उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी आनंद फानंद में गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, दोनों मामलों में SIT गठित की गई। SIT और बड़े पुलिस अधिकारी इसको हेड करेंगे। जरा ये पूरा जो चल रहा है मामला, इसका दर्शन समझने की कोशिश करेंगे। और कई बार मैं अपने सार्वजनिक जो बातचीत करते हैं या बोलते हैं सभाओं में, तो मैंने कहा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, 17 सुप्रीम कोर्ट है। एक ही तरह का अगर ऑफेंस है तो एक कोर्ट में कुछ और उसके लिए ऑर्डर आएगा, दूसरे कोर्ट में कुछ और ऑर्डर आ सकता है, ऐसी संभावना है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। बहुत दिनों बाद शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं। तो जरा इनसे पूरा जो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद खून में सिंदूर, जरा इस संदर्भ में इन मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत सर। जी, बहुत धन्यवाद साथी मेरे प्यारे, मेरे रतन, बहुजनों के रतन, अम्बेडकर नामे के रतन। तो बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, बहुत इधर उधर आना जाना लगा रहा, आप भी लगे रहे। एक बहुत अद्भुत दो दिन के में लिटरेरी कन्वेंशन जो तमाम कर्नाटका के खास तौर पे बहुजन संगठन और जो प्रगतिशील माइनॉरिटी संगठन है वो मिलकर करते हैं। अद्भुत सम्मेलन होता है वो। कम से कम 6-7 हजार लोग रहते हैं और उसमें जो साहित्य पर चर्चा होती है, कवि आते हैं, कन्नड़ ही, सारे कन्नड़ भाषा से ही। तो वो एक आपको दोबारा, आप उत्तर भारत से जाते हैं तो दबे कुचले दिमागी तो वो परेशान, तो वहां से फिर एकदम जवान होकर आप आते हैं। इस तरह का तमाम, हाँ जी, उनके गाने, उनकी बातें, यानी बच्चों के नाम, जो बहुजनों के जो बच्चों के नाम है, एक टिपिकल मतलब ठेठ कन्नड़, उनको कन्नड़ के अलावा कुछ आता ही नहीं। बच्चे का नाम है भगत सिंह, एक बच्चे का नाम है विक्रम साराभाई। ये सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर हो सकता है। तो हम आ जाते हैं और फिर एक बार के बहुत खराब, बहुत क्रिटिकल दिनों से पाला पड़ा है। और मैं तो ये सब जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत साफ कह रहा हूँ, और बहुत सारे लोग भी इसको समझ रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है दिल्ली एडिशन का, वो सब जगह छपा होगा, और उसके बाद प्रोफेसर मेहता का जो लेख है उसको आपने जरूर पढ़ना चाहिए। और उनको पढ़ने के बाद, हालांकि कल से मेरी ये राय ये बन रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो टिप्पणी की है, फैसले में तो नहीं लिखा है, जो टिप्पणी की है खासतौर पर सूर्यकांत साहब ने ही अपने हाथ में
क्षमा अपने सामने रख ली इस फैसला सुनाने से पहले, और जो NK सिंह थे वो तो ज्यादा बोले नहीं, तो उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, तो उसमें एक बात तय हो गई है कि खान पर जो मुकदमा चलाया गया और उनकी जो भाषा है जो उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त में दी, तो उसको जज नहीं समझ पा रहे हैं, तो IPS लोग समझेंगे, IPS समझेंगे और वो तय करेंगे कि ये सजा के काबिल है नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो दिन आएगा, ना आए तो बहुत अच्छा है, इस देश की खुशकिस्मती होगी कि जजेस जो होंगे वो मुंशी बनेंगे, IPS अफसरों के, IPS अफसरों के मुंशी बनेंगे, और वो तय करेंगे और जज कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपने सही फैसला किया और हम ये इस पर नोटरी के तौर पर इस पे मोहर लगा देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक दिन है भारत की सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है। अच्छा, मेरे प्यारे दोस्तों, हम रोज 24 घंटे चर्चा हो रही है इस मसले पे, लेकिन जरा सा फिर एक बार गंभीरता से सुन लें कि महमूदाबाद से जुड़े हुए जो प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करते हुए बहुत से दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुशी हुई। यानी वो भी हिंदू मुसलमान एकता और इस सब की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो इतनी ही जोरदार मांग भी कर सकते थे कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन नजरिए को जमीन पर वास्तविकता में बदलना चाहिए, अन्यथा ये सिर्फ पाखंड है। ये पाखंड है। और ये क्यों पाखंड है उसका मैं नरवाल, हमारे मिलिट्री अफसर की जो पत्नी शहीद हुई, उन्होंने जो कहा था वो बताऊंगा, वो भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको भी। उसके बाद उन्होंने आगे चलकर कहा, मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तेजी से गुजरने वाला एक नजराना था, एक सीन था। शायद एक धर्म और संकेत, एक ऐसे भारत की जो उस तर्क को चुनौती देता है कि जिस पर पाकिस्तान बनाया गया था। जैसा कि मैंने कहा, आम मुसलमानों के सामने जो जमीनी हकीकत है वह उससे अलग है, जिसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि अपनी विविधता में एकजुट भारत का एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के सेकुलरिज्म की गुणगान कर रहा है बंदा, बेहतरीन अंग्रेजी भाषा के अंदर, और वो कह रहा है कि जो लोग सोफिया कुरैशी के बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ उस पर भी बोलते हैं जो सारे देश में इसी बीच में हुआ। आप जानते हैं, क्योंकि ये हरियाणा में बंदा रहता है, हरियाणा में अंबाला के अंदर, पानीपत के अंदर किस तरह से मस्जिदों के अंदर घुसकर किस तरह दुकानों को जलाया गया, उनकी मार पिटाई की, कत्ल किए गए देश के बहुत सारे हिस्से में, और ये कहा गया कि उसका बदला है, पहलगाम का बदला है। इसके बावजूद के पहलगाम के अंदर जो कश्मीरी मुसलमान थे उन्होंने बराबर के अंदर साथ दिया, और आतंकवादियों को रोकने में नाकाम अमित शाह रहा, डिफेंस मिनिस्ट्री रही भारत की। और ये मुसलमानों पर हमले न किए जाएं, ये किसने कहा? हिमांशी नरवाल, बहादुर वो बच्ची जिसको 4 दिन हुए थे शादी को, उन्होंने कहा नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वजह लोग मुसलमान और कश्मीरियों पर हमले कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ शांति और शांति चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, जिन लोगों ने गलत काम किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यही बात तो प्रोफेसर खान कह रहे हैं। इसके अलावा क्या करें? तो इन पर भी कर दीजिए मुकदमा, इन पर भी मुकदमा कर दीजिए। और ये जो वीमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है भाटिया मैडम, और वो जो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी इन पर मुकदमा कर देना चाहिए। और बल्कि बात यह है कि उन्होंने इनको भी, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने भी इनको भी लगा देना चाहिए था, इस हमारी नौजवान हमारे शहीद की बेवा को लगा देना चाहिए। ये भी तो यही बात कह रही है, सारी दुनिया में भी तो यही सवाल उठ रहा है। तो आप इसको ये क्या करेगा? और बहुत असल में वो डॉग विसल की बात की है जस्टिस सूर्यकांत ने। देखिए डॉग विसल क्या होता है, जरा उसको समझ लें। ये 2017 के आसपास ये लफ्ज निकल कर आया, और इसका मतलब ये है कि आप
कुछ इस तरह की बात करते हैं कि जो ऊपर से तो ऊपरी तौर पर तो बहुत सामान्य लगती है कि, लेकिन उसके अंदर एक मैसेज होता है कि वो अपने अपने जो जातिवादी लोग हैं, नस्लवादी लोग हैं, औरत विरोधी लोग हैं, तुम एक हो जाओ, तुमको खतरा है, तुमको खतरा है। ये इस तरह का वो मैसेज देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि अब मोदी जी का जो कल का भाषण है कि मेरी रगों के अंदर सिंदूर दौड़ रहा है, ये डॉग विसल है। ये डॉग विसल ये है कि अगर तुम ये मेरे उसमें दौड़ रहा है, अगर तुम्हारे उसमें भी नहीं दौड़ेगा, और वो फिर देखिए सीधा का सीधा धार्मिक इशू बन जाए, क्योंकि सिंदूर तो हिंदू लगाते हैं, सिंदूर तो दूसरी औरतें नहीं लगाती हैं। तो सिंदूर बनाम सिंदूर विरोधी जो है वो आप सिंदूर विरोधियों का यानी मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो साफ है। और सूर्यकांत जस्टिस साहब ने जो कुछ बातें कही हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुजनों, मुसलमान तो शायद इसको भुगतेंगे ही, भुगत ही रहे हैं, लेकिन बाकी देश के लोग जो हिंदुत्ववादी नहीं हैं, जो भारत के प्रजातंत्र और सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनको गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब जस्टिस सूर्यकांत साहब ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे, ये क्या सोच के जस्टिस हैं, जरा उसको सुन लीजिए। वो इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कह रहे हैं, जब ये मामला लाया गया इनके सामने 2 जस्टिस की बेंच में, इसको उनका जो मैसेज है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, अब वह राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं। इसलिए युद्ध के बारे में टिप्पणी करने के बाद वो राजनीति की ओर मुड़ गए हैं। और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति से डरने लगी है। आरएसएस की शाखा जो दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन का एक काम है, वो भी पॉलिटिक्स है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जो है वो पॉलिटिक्स से जड़ है। सभी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन क्या ये इतना सांप्रदायिक होने की बात करने का समय है? सांप्रदायिकता के खिलाफ जो बंदा सवाल उठा रहा है कि आपने जो है सोफिया कुरैशी को रख के जो किया, बहुत अच्छा काम किया, ये भारत में ही हो सकता था, और ये हमारा पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी का जवाब है, हमारा जवाब है। हालांकि इसके बावजूद प्रोफेसर खान को ये पता था कि इस महिला को, इस मिलिट्री ऑफिसर को आतंकवादियों की बहन बताया था, आतंकवादियों की लड़की बताया था। उसके बावजूद वो सवाल को नहीं उठा रहे। वो ये नहीं कह रहे कि कल तक तो आप सूफिया को आप क्या क्या कह रहे थे, तो वो सवाल नहीं उठा रहे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा जवाब है पाकिस्तान को। तो इसमें सांप्रदायिक हो रहा है ये प्रोफेसर। देश में एक बड़ी चुनौती का सामना किया है। राक्षस हर तरफ से आया और हमारे मासूमों पर हमला किया। हम एकजुट थे, लेकिन इस समय इस अवसर पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए? बताइए, सूर्यकांत साहब पूछ रहे हैं। ये राक्षस चारों तरफ से आए, राक्षस पाकिस्तान से आए, भारत की डिफेंस और भारत के होम मिनिस्ट्री उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। इस पर जस्टिस सूर्यकांत खामोश है। प्रोफेसर ने ये सवाल भी नहीं उठाया कि ये नाकामी क्यों हुई, वो सवाल भी नहीं उठाया, वो सवाल उन्होंने उठाया नहीं। और उसके बाद ये राजनीति कर रहे हैं। ये सस्ती लोकप्रियता क्या है, या ये दिल का दर्द, अपना जो दुख है उसको बताना, वो सस्ती लोकप्रियता है। तो हमारी जो विधवा बहादुर बच्ची है, वो भी फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रही होगी। उसको भी कोई मेडल या कुछ सरकार से कुछ चाहिए होगा। हर कोई अधिकारों की बात करता है। सबसे खतरनाक वक्तव्य जस्टिस सूर्यकांत का, हर कोई अधिकारों की बात करता है मानो देश पिछले 75 वर्षों से अधिकार बांट रहा हो। आरएसएस की आप पूरे विचारक जो हैं, गोलवालकर, सावरकर, मोदी, अमित शाह, सारा क्या करते हैं कि यहाँ पर अधिकारों का से तुष्टिकरण हो रहा है। हम अधिकार की बात कर रहे हैं। हम जो है अपने अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे राष्ट्र में तो लोग होते नहीं है, राष्ट्र कुछ अलग से अपने आप चल रहा है मुल्क। लोग कुछ नहीं कर रहे। जी, यानी सारी की सारी जो दिक्कत हो रही है, वो लोग अधिकार की मांग कर रहे हैं। यानी कहां एक प्रोफेसर ने एक बात कही,
आप उसको कहिए तुम्हारा क्या क्या गलत है इस उसको, कि कॉन्टेक्स्ट सारे में के सारे ये बिगड़ेल हो गए हैं, ये सारे के सारे बिगड़ गए हैं, अधिकारों को इतने अधिकार दे दिए गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सारा इतिहास बदलेंगे और सारे के सारे अधिकार लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अधिकार तो इस देश की जनता ने कब से खो दिए, और अधिकार तो इस देश की सरकार ने भी खो दिया। वो तो आपको ट्रम्प से पूछना चाहिए। ट्रम्प आपको बताएंगे कि इस देश ने जंग लड़ने का अधिकार भी अपना खो दिया। खैर, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या जरूरत थी ये सब कहने की? आपने अगर इतने बड़े जुर्म किए हैं और वो राजनीति कर रहा है, वो सांप्रदायिक बात कर रहा है, वो सिर्फ अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो आपने उसको जमानत क्यों दी है, इंटरिम जमानत? आप उसको कहते हैं हम नहीं सुन रहे हैं उसको। आप जो है, आप अपने दिमाग का कंफ्यूजन जो है वो पूरे देश को उसमें फंसाना चाह रहे हैं। और इस देश के हिंदू बुद्धिजीवियों ने, गैर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस सवाल को उठाया है, इसीलिए ये देश जिंदा रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसलों के बावजूद ये देश जिंदा रहेगा। अच्छा, दूसरे पहलू पर हम आते हैं कि पाकिस्तान की जिन जिन लोगों ने मदद की है उनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टैंड है, बहुत बढ़िया स्टैंड है। और उसके लिए 2 देशों को चुना गया है, एक टर्की को चुना गया है और एक आजरबाईजान को। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अहम है जरा समझने का, कि कुछ खर्चा ना हो लेकिन रंग अपना जम जाए, ये वो है। टर्की और आजरबाईजान का करके आप क्या कर रहे हैं कि वहां पर आप जाकर वहां टूरिस्ट भेजना बंद कर दे रहे हैं। अच्छा, और बात क्या है, आजरबाईजान ने तो शायद कोई हथियारों की मदद नहीं की, लेकिन टर्की के जो है हथियार इस्तेमाल हुए, बम इस्तेमाल हुए, ड्रोन इस्तेमाल हुए। चाइना जी, अभी आ चाइना रहा का हूं। भाई, नहीं, उसके अलावा जो इंडिया ने भी जो सारे यूज किए इजराइल के, उसके वो शिकायत फिर वो भी कर सकते हैं कि अमेरिका का किया आपने, रूस का किया, इसका किया। चलिए, हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक भूमिका तो चीन ने अदा की है भाई साहब। चीन ने अदा की है। चीन के रॉकेट, चीन के जहाज जी, और चीन का हमारे कश्मीर पर कब्जा है। कश्मीर पर, आधे कश्मीर पर ये बहुत गलत फहमी है कि थोड़ा सा हिस्सा भारत के, एक हिस्सा भारत के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक बड़ा हिस्सा चीन के पास भी है। और जरा सा हम पहले टर्की के साथ भारत के रिश्तों की बात कर लें। टर्की जो है, उसने नवंबर 2015 को जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई अंतालिया शहर में, उसमें मोदी जी पर एक डाक टिकट जारी किया। और उस डाक टिकट को लेके मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आप ये गूगल में डालें, मोदी जी के ऑनर में डाक टिकट 15 नवंबर 2015 को। तो उसी समय आपको असम भाजपा अध्यक्ष का एक ट्वीट आ जाएगा कि देखिए, सारी दुनिया ने, टर्की जो दुनिया का एक बड़ा मुसलमान देश है, इस्लामी देश है, उसने भी मोदी जी को दुनिया का महानतम नेता मान लिया। ये आप भाजपा का ट्वीट आप देख लेंगे। अमित मालविया का ट्वीट है तभी का। अमित मालविया का ट्वीट है कि देखिए, सारी दुनिया ने मोदी जी को बड़ा नेता मान लिया, दुनिया का महानतम नेता मान लिया। अच्छा, दूसरी बात, टर्की वो देश है और आजरबाईजान वो देश है जिसमें 2014 में मोदी जी ने फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो यूनिट्स बनाए टर्की और आजरबाईजान में, उसको दीपांकर गंगोली को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। ये पड़पोते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के, और बहुत बड़ा कारखाना चलाते हैं इस्तांबुल में, ये ड्रेसेस का, और सारे यूरोप और अमेरिका में सप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ा कारखाना है इनका। बंकिम चंद्र चटर्जी के पड़पोते हैं, ग्रैंड सन है। तो इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि वो कारखाना बंद करके इनको बोलो कि अपने भारत में मेक इन इंडिया करने आ जाओ। और ये कहा जा रहा है कि वहां कांग्रेस का एक दफ्तर था, जो सरासर झूठ, और वहां पर दफ्तर है फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का।
अच्छा, अब आपने जो सवाल उठाया था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चीन का क्या करेंगे, जरा जरा जान लें हम। चीन के साथ इंडिया का जो ट्रेड है चीन के साथ मार्च 2025 में 10.8 यानी लगभग 11 खरब डॉलर था जो सामान चाइना से हमने लिया, और जो हमने चाइना को भेजा वो 1.92 था यानी 2 खरब डॉलर था। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 81% का है। उसके बाद ये जो इक्सीगो है, इजी माई ट्रिप है, पिक योर ट्रेल है, कॉक्स एंड किंग है, इन्होंने सारी बुकिंग बंद कर दी है अजरबैजान की और टर्की की। पर भाईजान, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने के अंदर चीन ने 85,000 भारतीयों को वीजा दिया है। पिछले 4 महीने के अंदर 85,000, और इस सबको ऑर्गेनाइज करने वाली ये कंपनियां हैं। इन चारों कंपनियों में एक्सीगो, इज माई ट्रिप, पिक योर ट्रेल और कॉक्स एंड किंग, किसी ने नहीं बताया कि हम चीन जाने के सारे जो हमारे जो टूर्स हैं हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। 85,000 पिछले 1 साल के अंदर ये 1,80,000 था। इस बार तो 4 महीने के अंदर 85,000 हो गया है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट दुनिया भारत के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा है। जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें से आप बहुत सारे वाकिफ हैं, उनके नाम मैं पढ़कर सुना रहा हूं, इन पर किसी पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। बिग बास्केट जो रोज आप सामान खरीदते हैं, डेली हंट, हेलियोफ, पेटाइम मॉल, पेटीएम, ये आरएसएस के लोग चलाते हैं पेटीएम, टिकट्स नाउ, विडुलवी, एक्सप्रेस बीज, स्नैपडील, जोमेटो, बाईजूस, ओला, डाउटनट, फ्लिपकार्ट, नीवो, गाना, हाइक, खाता बुक, एमएक्स प्लेयर, माई गेट, पाइन लैब्स, पॉकेट एफएम, प्रेक्टो, स्विगी, उड़ान, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मार्स प्ले, ओए, रिक्शा, शेयर चैट, जेस्ट मनी। ये सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं जो खरबों डॉलर का यहां पर धंधा करती हैं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। बात यह है, कोई भी वो काम जिसमें अडानी अंबानी का नुकसान होगा वो हम बंद नहीं करेंगे। इस देश के पूंजीपतियों का नुकसान होगा, हम बंद नहीं करेंगे। गोलान के दौरान सिंदूर है कि व्यवसाय? जी जी आप सही कह रहे हैं। खून में सिंदूर है या बिजनेस, व्यवसाय? बिजनेस है, दलाली है, सेवा करना है। और आखिरी बात मेरी, अमेरिका से कोई गुस्सा नहीं, अमेरिका पर कोई गुस्सा नहीं। वो क्या एक बार भी ये नहीं बोलना कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। झूठ कहना तो दूर की बात रहा, क्या क्या कहा है अमेरिका ने। मैंने इनसे कह दिया मैं बिजनेस बंद कर दूंगा। मैंने इनको रात को 12 बजे कहा 24 घंटे की बातचीत के बाद जंग बंद करो, और जंग बंद हो गई, कोई गुस्सा नहीं। यानी मारने के आगे दौड़ोगे और कमजोर के पीछे दौड़ोगे। तो आप जो है भाई, जो टर्की और अजरबैजान के साथ कर रहा है, अगर तुमने वाकई में सिंदूर तुम्हारी रगों में दौड़ा है, तुम्हारी रगों के अंदर खून ही दौड़ा है, तो तुम चीन के साथ सारा धंधा और वो बंद करो, खत्म करो उसको। अडानी अंबानी गद्दी से उठा के आपको छोड़ाएंगे किसी आश्रम में। राष्ट्रवाद जो आपके मुनाफे को बढ़ाता हो, भारत मां जो आपके कुकर्मों पर सब पर्दा डालने को तैयार हो। कितने आप बहादुर हैं हम जानते हैं, कितने बहादुर हैं आप सोफिया कुरैशी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आप उसका जो धर्म है, उसके धर्म के मानने वालों के साथ आपने पहलगाम में, जिसमें हिंदू मुसलमान एकता से
आपने टुलू लेके अपना सोफिया कुरैशी और सबको रखा एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको हमारा चेहरा बनाया हमारे देश को पाकिस्तान का मुकाबला करने के। आप उस धर्म के मानने वाले लोगों से क्या कर रहे हैं, आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये हमारी समझ में आता है। तो बात यह है कि आप जिस एक्सीडेंट की वजह से भी आप इस देश के राज करने पर आ गए हैं, आप इस देश का सत्यानाश किए बिना जाएंगे नहीं जितना आप टिकेंगे। और ये फर्ज बनता है इस देश के लोगों का कि इनसे जितनी जल्दी छुटकारा मिले बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों देखते रहिए लीला खेल कैसे कैसे होता है, खून में सिंदूर या खून में व्यवसाय। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।